संधारित्र का चैप्टर चल रहा था और आपको समांतर प्लेट संधारित्र बताना है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है और एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को भी आपको समझना है, आपको जानना है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, वास्तव में समांतर प्लेट संधारित्र जो है वह दो समान आकार के, है ना, या समान क्षेत्रफल के दो प्लेटें हो जो कि परस्पर समांतर रखी हुई हों। जैसे एक आयताकार या वर्गाकार प्लेट लेफ्ट में है और दूसरी आयताकार या वर्गाकार प्लेट जो है राइट में है। ठीक है, एक आयताकार प्लेट लेफ्ट में है, दूसरी राइट में। इस तरह से हाथ आप देख रहे हैं, इस तरह से है। दोनों प्लेटें परस्पर कुछ दूरी पर अगर रखी हुई हैं और उसके बीच में चाहे वायु भी हो सकता है या वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम भी जिसका परावैद्युतांक k हो, वह भी भरा जा सकता है। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। तो यह दोनों प्लेटें हैं और पहली प्लेट को क्या किया गया है, आवेश दिया गया है। किसी मशीन के द्वारा पहली प्लेट को आवेश दिया गया है, उसका आवेशन किया गया है। तो प्रेरण के नाते दूसरी प्लेट के पीछे वाले सिरे पर, मतलब फ्रंट के सिरे पर, अंदर के सिरे पर निगेटिव आवेश यानी ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएंगे और जब ऋणात्मक प्रेरित हो जाएंगे तो उसी के समांतर दूसरी प्लेट पर धन आवेश भी प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसका दूसरी वाली प्लेट का संबंध आप जमीन से कर देंगे, भूमि से कर देंगे, अर्थात उसको भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, संधारित्र के बारे में तो आपको जो पहला वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें अच्छे से समझाया गया है। तो संधारित्र का आकार अगर गोलाकार है तो हम कहते हैं गोलीय संधारित्र है, और अगर संधारित्र जो है वह समांतर प्लेटों से युक्त है तो हम कहते हैं क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। तो जैसा संधारित्र होता है उसी प्रकार से हम उसको कह देते हैं। ठीक है, कितना देखिए, अब आपको बताना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना आपको है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यहां पे है। ठीक है ना, एक प्लेट यहां पर है, दूसरी प्लेट यहां पर है। इस प्लेट को धन आवेश दिया गया है तो दूसरी वाली प्लेट पर ऋण आवेश अपने आप प्रेरित है। ठीक है, ये प्लेट है, ये लाइन में समझिएगा, ये प्लेट है, ऐसे दिखाया गया है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए जो है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको हम डी से दिखाते हैं। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, डी से दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र की, देखिए पूरा सिस्टम ये बना रहे हैं कि यहाँ पर मशीन के द्वारा जो है इसको आवेश दिया गया है। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, उसको जो है आप अब उसको बार बार जो है नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे समझे रहिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो इस अवस्था में इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको निकालनी है। देखिए किसी भी चालक की धारिता निकालनी हो, है ना, चाहे गोलीय हो, चाहे समांतर प्लेट हो या अन्य कोई भी, तो धारिता सीधे से उसका जो जनरल फार्मूला होता है धारिता का, तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है सी, ठीक है, वह उस चालक को दिए गए आवेश, है ना, चालक को दिए गए आवेश Q और आवेश Q देने से चालक के मान में होने वाली, माफ कीजिएगा, चालक के विभव में होने वाली बढ़ोतरी। तो अगर Q आवेश देने से चालक के विभव में V की बढ़ोतरी हो जाती है, Q आवेश देने से चालक के विभव में V की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उस चालक की धारिता C जो है वह Q बटे V के बराबर होती है।
ठीक है ना। चालक की धारिता किसके बराबर होती है, Q बटे V के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमने Q आवेश दिया है पहले वाले प्लेट को, ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट पर -Q आवेश तो जमा ही हो गया है, तो इस अवस्था में अगर Q आवेश हमने दिया हुआ है तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई है, क्योंकि विभव में होने वाली वृद्धि आप निकाल लेंगे तो Q बटे V करने से धारिता अपने आप आ जाएगी। धारिता निकालना है तो Q बटे V कर दीजिए तो धारिता अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। कितनी बात क्लियर होगी ना, ठीक है यहां तक। तो अब आप कैसे निकालेंगे विभव में कितनी वृद्धि हुई है, विभव में होने वाली वृद्धि आप कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है गॉस की प्रमेय में बताया गया, आपको गॉस की प्रमेय में आप पढ़े थे कि अगर दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, ठीक है, दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं तो उन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना। अगर इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो E का मान क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच में, जबकि Q आवेश जो है प्लेटों को दिया गया था। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे A, तो Q अपान A एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या सिग्मा की जगह Q अपान A, तो Q बटे A एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगर इन्हीं चालक की प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया होता है ना, K परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया होता, तब यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसको आप E0 कर लीजिए, है ना। E0 क्या है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जबकि दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है या वायु है। ठीक है, और अगर इन्हीं प्लेटों के बीच में कोई दूसरा माध्यम है परावैद्युतांक का, K परावैद्युतांक का, तब उस अवस्था में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो क्या हो जाती है, E0 अपान K, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपान K गुना हो जाती है। 1 अपान K से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो Q अपान K इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0 ऐसे हो जाएगा, Q अपान K इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए पहले हम मानते हैं निर्वात या वायु है, इसको बाद में देख लेंगे। पहले मानते हैं कि प्लेटों के बीच में निर्वात है या वायु है। ठीक है, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, तो प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है ये कैसे मालूम चलेगा, है ना। प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले चैप्टर में ही बताया गया था, और इसको याद भी कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। E इज इक्वल टू माइनस V बटे D होता है, लेकिन जब हम लगाएंगे फार्मूला कहीं पे तो माइनस को इग्नोर कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, अर्थात E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता की दर। V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है तो V इज इक्वल टू यहाँ क्या है, E0 कर दीजिए, E0 है ना, जब निर्वात या वायु हो तब, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 इंटू D, फिर चौड़ा कर दिया हमने, तो V की वैल्यू हो गई E0 इंटू D। अब E की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, ये वाली वैल्यू E0 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, V बराबर E0 की वैल्यू इसको रखेंगे आप, तो Q इंटू D अपान A इंटू एप्सिलॉन 0। Q अपान A एप्सिलॉन 0, ये तो E0 की वैल्यू है ही है, इसी में D से मल्टीप्लाई कर दिया तो V की वैल्यू हमको पता हो गई। तो V हमको मालूम हो गया कि चालक के दोनों प्लेटों के बीच में क्या विभवांतर है, और ये विभवांतर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि Q आवेश आपने पहली प्लेट को दिया था और दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न भी हो गया है। तो V इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू D अपान A इंटू एप्सिलॉन 0। समझ गए। अब अगर आप चाहें अब धारिता आप निकाल सकते हैं,
किसी भी चालक के लिए धारिता का सूत्र यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, है ना। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला हो जाएगा C बराबर Q/V है। V की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी Q इंटू डी अपान A इंटू एप्सिलॉन 0, तो A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, A इंटू एप्सिलॉन 0 अपान डी। ठीक है, या इसको आप एप्सिलॉन 0A पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सीधा क्रम रहेगा, एप्सिलॉन 0A अपान। ठीक है, तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है, जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु है, क्या फार्मूला होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान डी। ठीक है, आप चाहें तो C की जगह जो है C0 लिख दीजिए, C0 बराबर एप्सिलॉन 0A अपान डी। अब हम धारिता फिर से देखेंगे, है ना, धारिता को फिर से देखेंगे जब प्लेटों के बीच निर्वात या, माफ कीजिएगा, जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई और माध्यम है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर के परावैद्युतांक का कोई और माध्यम है तो उस अवस्था में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वह निर्वात या वायु के सापेक्ष जो तीव्रता है उसका 1/k गुना होती है। तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, Q/K A इंटू एप्सिलॉन 0 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप विभवांतर निकालेंगे तो जो आप V बराबर E0 इंटू डी कर रहे थे वो V बराबर E इंटू डी हो जाएगा, जहाँ E जो है आप ये वैल्यू रखेंगे, है ना। तो अंतर दोनों में क्या आ जाएगा कि A एप्सिलॉन 0 जहाँ पे है वहां पर हर जगह K लग जाएगा। जो यहाँ पर A एप्सिलॉन 0 था यहाँ भी K हो जाएगा, जो यहाँ पर A एप्सिलॉन 0 था यहाँ भी K हो जाएगा, यहाँ भी K हो जाएगा। तो अगला सूत्र बन जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन 0A अपान डी। मतलब यह भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0A अपान डी। अगर निर्वात या वायु रहेगी तो K का मान आप 1 कर दीजिएगा, और अगर अन्य कोई माध्यम है, परावैद्युतांक दिया गया है, तो आप इसको लगा देंगे K इंटू एप्सिलॉन 0A अपान डी। तो C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0A अपान डी, यह क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, यहां तक चलिए। अब अगर आप चाहें तो इसको ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर दीजिए, या इसको ऊपर कर दीजिए C और अपान C0 नीचे कर दीजिए। यहाँ आप जब इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सब कट जाएगा, केवल K बचेगा बस। तो C की वैल्यू हो जाएगी C0K। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C0K हो जाएगा, C इक्वल टू C0K हो जाएगा। अर्थात अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया हो तब उसकी जो धारिता होती है वह K गुना बढ़ जाती है। उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, K गुना हो जाती है, मतलब जो पहले रहती है उसका K गुना हो जाती है। तो C इक्वल टू हो जाएगा C0K। ठीक है, यहां तक चलिए। अब इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम कोई K परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो उसकी प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा होता है उस पर कुछ आवेश प्रेरित हो जाता है, कुछ आवेश प्रेरण हो जाता है। उस प्रेरित आवेश का मान क्या होगा ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, इसके बीच की दूरी क्या है, D है। प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। इसके बीच में
कोई के परावैद्युतान का माध्यम भरा गया है, ठीक है ना, कोई माध्यम भरा गया है। देखिए यहां पर आवेश जो है प्लस क्यू है, यहां पर आवेश माइनस क्यू है, समझ गए बात को। अगर ये माध्यम न भरा जाए बीच में कोई, और आपसे पूछा जाए कि यहां पर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है ना, उसकी दिशा बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। धन आवेश आपका इधर है, ऋण आवेश इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह बाएं से दाईं तरफ हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, ई, ठीक है। अब क्यू आवेश अगर यहां पर है तो आपको दूसरे वाले वीडियो में, इस चैप्टर का जो दूसरा वाला वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो में अच्छी तरह समझाया गया है कि जब कोई मतलब परावैद्युत पदार्थ किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा जाता है, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा जाता है, तो किस प्रकार से उस संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ती है ना, किस तरह वैद्युत क्षेत्र उसके बीच में घटता है, वैद्युत क्षेत्र घटेगा, ठीक है, तो विभव कैसे घटेगा, विभव घटेगा तो धारिता कैसे बढ़ेगी, ये सब आपको समझाया गया था। आप चाहें तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो क्यू आवेश यहां पर होते हैं, तो इसलिए यहां पर जो है कुछ आवेशों का प्रेरण हो जाता है, ठीक है। कितने आवेश प्रेरित होते हैं, क्यू डैश, माना क्यू डैश आवेश प्रेरित हो गए, लेकिन ऋणात्मक आवेश अगर ये धन आवेश रहेगा तो यहां माइनस क्यू डैश आवेश प्रेरित हो जाएंगे, और अगर ये माइनस क्यू आवेश है तो यहां पर प्लस क्यू डैश आवेश प्रेरित हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कितने आवेश प्रेरित हुए, तो क्यू डैश आवेश प्रेरित हो गए। अभी क्यू डैश का मान निकालेंगे हम, लेकिन इतना तो आप जान गए कि क्यू डैश आवेश हमारे प्रेरित हो गए, ठीक है यहां तक। चलिए अब अगर ये प्लस क्यू डैश आवेश प्रेरित हुआ है, ये माइनस क्यू है, समझिए बीच में भी एक छोटा सा संधारित्र बन गया है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा कहां होगी। अब धन आवेश इधर हो गया है, ऋण आवेश इधर हो गया है, तो एक वैद्युत क्षेत्र जो है इंटरनल वैद्युत क्षेत्र, ये आपको अच्छे से बताया गया है, वो आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से इसको समझाया गया है। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, लेफ्ट टू राइट हो जाती है, माफ कीजिएगा राइट टू लेफ्ट हो जाती है। तो मूल वाला जो वैद्युत क्षेत्र हमारा है वो लेफ्ट टू राइट है, और ये राइट टू लेफ्ट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो परिणामी पूछा जाए आपसे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, मूल वैद्युत क्षेत्र में, मूल वैद्युत क्षेत्र कब था, जब प्लेटों के बीच में केवल निर्वात था या वायु थी, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, E0, ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं, E0। E0 में से अगर हम E डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे, E0 जो है वह वैद्युत क्षेत्र आपका है। कब है ये वैद्युत क्षेत्र, जब प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है, और ये कब है, जब माध्यम भर दिया आपने, तो ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसको कम करने का प्रयास कर रहा है, तो आप घटा देंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, समझिए इतना था। अब निर्वात या वायु होने पर, ठीक है, निर्वात या वायु होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहती है, पता होगा आपको, अभी इसके पीछे वाले टॉपिक बताया गया था। E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, या सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपान A, तो हो जाएगा Q अपान A इंटू एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है तो क्या हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक है, Q अपान A एप्सिलॉन 0, ठीक, माइनस अब क्या है E डैश, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q डैश, अब आवेश तो Q रह नहीं गया, E डैश क्या है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो इतने की बात केवल करिए, अब इतने की बात करेंगे तो आवेश अब Q नहीं रह गए, अब कितने आवेश हो गए,
क्यू डैश हो गए, क्यू डैश हो गया अपान, अच्छा इसके बीच में जो है मान लीजिए ये आपका एक अलग संधारित्र है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि एक अलग संधारित्र है अंदर वाला, तो आवेश कितने हैं, क्यू डैश है, ठीक है। क्षेत्रफल तो प्लेटों का जो था वही इसका भी क्षेत्रफल रहेगा, और अंदर जो है चूंकि के परावर्तकांक का माध्यम है यहां भरा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, q अपान ए एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू डैश अपान k इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है इतना। अच्छा अब ये हो गया आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको ई से हम दिखा देते हैं, ये हो गया आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको ई से शो कर देते हैं, ठीक है, तो ये ई की वैल्यू हो गई। अच्छा अब देखिए यही वैद्युत क्षेत्र, अब दूसरे ढंग समझिए इसको, पहली बार में क्या किया हमने कि निर्वात का निकाल लिया, फिर अंदर जो माध्यम भार था उस माध्यम के नाते क्या वैद्युत क्षेत्र है उसको निकाल लिया, फिर घटा दिया, ठीक है यहां तक। और अब हम क्या कर रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में के परावर्तकांक का माध्यम भरा गया है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच में के परावर्तकांक का माध्यम भरा हुआ है, तो उस समय जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में बताया गया था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में के परावर्तकांक का माध्यम भरा गया हो, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल टू होती है, क्या होती है, Q अपान Q, यहाँ पे आवेश है ना, बाहरी आवेश Q है, भीतर के परावर्तकांक का माध्यम भरा हुआ है, तो Q अपान के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, Q अपान के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है यहां तक सही, यहां तक ना कोई दिक्कत तो नहीं, Q अपान के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, इतना हो गया। चलिए अब दोनों को सेम कर दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। यहां पर Q जो है मूल आवेश है जो समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया है, Q डैश जो है वह प्रेरित आवेश है, इसी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे आप, तो Q अपान के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये वाला हो गया, बराबर Q अपान यहाँ आ जाइए ए इंटू एप्सिलॉन जीरो माइनस Q डैश अपान के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों सेम हो जाएगा। इसको तो आपने दूसरे मेथड से निकाला है सीधे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में के परावर्तकांक का माध्यम भरा गया है, इसको आपने दो मेथड से निकाल घटाया हुआ है, निर्वात या वायु का निकाला है, फिर खाली माध्यम का निकाला है, फिर घटा दिया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ए एप्सिलॉन जीरो ए एप्सिलॉन जीरो ए एप्सिलॉन जीरो कट जाएगा, सही यहां तक है, ये दोनों ये सब कट जाएंगे आपके, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या होगा, आपको अब क्या निकालना है, यहां पे Q अपान के है और यहां पर Q है, समझ रहे बात को, आपको क्या निकालना है इसमें, यहां आपको निकालना है Q डैश की वैल्यू, यहां आपको Q डैश की वैल्यू निकालनी है, एक मिनट, हाँ एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो है वो अंतर हो गया, यही से मिस्टेक हो रहा हमको, यहाँ पे के नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर के नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो Q डैश आवेश प्रेरित हुआ है वह इस माध्यम के कारण ही हुआ है, तो माध्यम को आप शुरू में नहीं इंगेज करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में तो आपने इंगेज किया हुआ, दूसरे मेथड वाले में आपने दूसरे मेथड से निकाला हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के को शामिल किया हुआ है कि के परावर्तकांक का माध्यम भरा गया है, और प्रेरण तो यहाँ पर हो ही गया है, तो जब प्रेरण हुआ है तो Q डैश आवेश प्रेरित जो है इसी कारण हुआ है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले थी जो बाद में थी घट गई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले थी वो इतनी थी, बाद में वो इतनी हो गई है, आवेश Q डैश मतलब आ गए हैं, प्रेरित हो गए हैं, तो यहां पर ये मत समझिएगा कि Q डैश आवेश प्रेरित है तो इसके बीच में माध्यम रखा जाएगा, जब माध्यम यहां भी रखेंगे यहां भी रखेंगे तब मान नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आपने पहले ही मान लिया कि माध्यम बीच में है, तब तुलना आप कैसे करेंगे, यहां भी माध्यम कर देंगे यहां माध्यम कर देंगे तो मान निकलेगा नहीं, ठीक है, तो ये गलती है आपकी, ठीक है, आपकी गलती नहीं मतलब मेरी ही गलती है, ठीक है, Q डैश अपान ए एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक, समझ की बात को ना,
सिंपल सी बात है। E0 जो है वो Q अपान A एप्सिलॉन 0, E डैश का मतलब Q डैश आवेश के कारण जो है कमी आ गई है उसमें, तो Q डैश अपान A एप्सिलॉन 0 ये विपरीत दिशा में है, आपने घटा दिया तो परिणाम ही आ जाएगा। और ये क्या है कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों आवेश प्रेरित हुआ था, तो K परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया है, और अगर K माध्यम भरा गया है तो उस अवस्था में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। ठीक है, इन दोनों तुलना करेंगे तो यहाँ पर आप ए हटा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे K नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो Q अपान K A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये वाला माइनस Q अपान Q डैश अपान A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सब मिलाकर मिलेगा आपको Q माइनस Q डैश। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ Q अपान K है ही है, तो कहने का मतलब Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाइए, आ जाएगा Q अपान K। Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q अपान K हो जाएगा। तो Q डैश की वैल्यू पूछी जाए आपसे, Q डैश उधर चला जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो Q माइनस Q अपान K, यानी Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K। ये क्या हो गया, Q डैश की वैल्यू हो गई, इतने ही आवेश आपके प्रेरित होंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर K परावैद्युतांक का माध्यम भरा जाए तो कितने आवेश प्रेरित होंगे, तो आप बताएंगे कि जो मूल आवेश थे Q वो रहेंगे, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K, इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम। ठीक है, तो कितने आवेशों का प्रेरण हो गया है और उस प्रेरित आवेश की मात्रा मिल जाएगी। ये मात्रा जो है प्लस में भी होगी, माइनस में भी होगी, क्योंकि पता है कि एक सिरे पर जो है वो ऋणात्मक आवेश प्रेरित होंगे तो दूसरे पर धनात्मक, उनकी संख्या, उनकी मात्रा उतनी ही रहेगी, लेकिन एक सिरे पर उतनी ही मात्रा में धन आवेश प्रेरित होंगे तो दूसरे पर उतने ही ऋण आवेश प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K। तो आज आपने दो चीजें पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो जान गए, और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भर देने पर कितने आवेश प्रेरित होंगे, उस प्रेरित आवेश की मात्रा। ठीक है, अब आपको कल हम बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर आंशिक रूप से, अभी तो ये था कि पूरा जो प्लेटों के बीच में जगह है, पूरी जगह में, पूरे स्थान में आपने K परावैद्युतांक का माध्यम भरा है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि प्लेटों के बीच में निर्वात भी है और माध्यम भी है, मतलब कुछ जगह पे क्या है, K परावैद्युतांक का माध्यम है, बाकी जगह निर्वात है, बाकी स्थान पर निर्वात है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक ही प्लेट के, एक ही संधारित्र में वायु या निर्वात भी है और माध्यम भी है, तो आंशिक रूप से अगर कोई K परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया हो तब हम उस प्लेट की धारिता को कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है।